आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की क्लास शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य या पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान के अनुसार ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु आयकातिकी ओ कौनसाई अर्थात अविभाज्य इलेय कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। आइए जानते हैं, आखिर परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बाम्बी एंड हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। अब हमारे मन में एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें, तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था? या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं? 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। अब हम आवेशित कण के बारे में क्यों कुछ बात करते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे18 टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले E18 गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई और इसका आवेश +1 ले लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है।
ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब हम परमाणु की संरचना को जानेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। अब हम टॉमसन के परमाणु मॉडल को जानेंगे। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति भरे हैं। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि 1. परमाणु धन आविष्ट गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। 2. ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। 18. अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को जानेंगे। रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता था। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान चायु होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था मिसिया जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है।
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। अब हम बोर के परमाणविक मॉडल को जानेंगे। नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इसके बाद बोर का परमाणविक मॉडल आता है। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के नील्स बोर ने परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं या कोशों का को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। 18 ये कक्षाएं या कोश KLM 18 18 18 18 या संख्याओं 1 2 3 4 18 18 18 के द्वारा दिखाई जाती हैं। बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। बोहर का परमाणु मॉडल चीमान प्रभाव, परमाणुओं के स्पेक्ट्रम पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव की व्याख्या करने में विफल रहा। यह स्टार्क प्रभाव, मेनोकोनेरी परमाणुओं के स्पेक्ट्रम पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव की व्याख्या करने में भी विफल रहा। यह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह बड़े परमाणुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। न्यूट्रॉन 1932 में चैडविक ने एक और अवपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बोर-बरी के नियम को जानना होगा। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोश 2 होगी, दूसरे कक्ष या L कोश में 8 होगी, तीसरे कक्ष या M कोश में 18 होगी, चौथे कक्ष या N कोश में 32 होगी। इसको हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे 18 सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार बढ़ती हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है
परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है 18। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक कही जाती है। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमानित होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए एक, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए 6। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। ओईसी। उदाहरण के लिए क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 यू है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। द्रव्यमान संख्या प्रतीक परमाणु संख्या। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है 14। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। प्रोटीशियम, इसमें एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूटेरियम, इसमें एक प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं, जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। संभारक, वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में संभारिक विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। 18। उदाहरण के लिए आर्गन और कैल्शियम संभारिक हैं। क्योंकि दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है, लेकिन आर्गन की परमाणु संख्या 18 और कैल्शियम की भी है 18। प्रमुख उपयोगी तथ्य। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे18 टॉमसन और E18 गोल्डस्टीन ने की। जे18 टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी है। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं, तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जे18। चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अवपरमाणु कण हैं
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आयरन आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते 18 है। आइए से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान एक इकाई लिया जाता है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियॉनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्य